निर्मल वर्मा ने लिखा कि हम ऐसी सभ्यता में रहते हैं जिसने सत्य को खोजने के लिए सब रास्तों को खोल दिया है, किंतु उसे पाने की समस्त संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ डीएनए समान है। आजकल हमारे देश में जनसंख्या की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। इस पर कोई ना कोई नया बयान हर दिन सुनने को मिल जाता है। अब इस पर संघ प्रमुख यानी आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मसला क्या है। किसी भी देश के भौगोलिक ढांचे को अगर जानना हो तो उसकी आबादी, जनसंख्या महत्वपूर्ण कारक होती है। भारत जहाँ सभी धर्मों और मजहबों के लोग रहते हैं, वहीं जनसंख्या असंतुलन होना आम है, क्योंकि किसी की भी तादाद ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। देखते हैं कि इस भारत के जनसंख्या ढांचे के बारे में किसकी कितनी भागीदारी, कितनी जनसंख्या है। 1951 में भारत की आबादी थी 43 करोड़ 89 लाख। 1951 में देश के मुस्लिमों की आबादी उस वक्त केवल 9.8% थी। 2011 में ये बढ़कर 14.23% हो गई। हिंदुओं की आबादी 1951 में 84.1% थी, जो 2011 में घटकर 79 मतलब 79.80 रह गई है। संविधान कहता है कि सब बराबर है, सभी को बराबरी के अधिकार है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक नाम का एक शब्द भी है, जो कि कुछ वर्गों को स्पेशल राइट्स यानी विशेष अधिकार देता है। ऐसे में देखा जाए तो जहां जो अल्पसंख्यक है वहां उसे अल्पसंख्यक का अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन एक वर्ग को तो ये हासिल है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा वर्ग इससे वंचित है। आइए समझते हैं कि क्या है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं? देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। उसमें जम्मू कश्मीर है, जहां हिंदू आबादी 28.44 है, 44 है। पंजाब में 38.40 है। लक्षद्वीप में केवल 2.5% हिंदू हैं। मिजोरम में 2.75% हिंदू रहते हैं। नागालैंड में 8.75 है। मेघालय में 11.53 है। अरुणाचल प्रदेश में 29% है प्रतिशत है, और मणिपुर में 31.39% है। यानी 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों में है। 30 साल में देश में, अब देखिए कि कहा जा रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं कौन कितने। 30 साल में देश में जो प्रजनन दर है यानी कि फर्टिलिटी रेट है, उसमें 41% की गिरावट आई है। 41% की गिरावट जो आई है, उसमें 3.4% से घटकर 2% प्रजनन दर हो गई है हिंदुओं की। देश की कुल मिलाकर मुसलमानों की जो 1992-93 में फर्टिलिटी रेट थी वो थी 4.41%, लेकिन 2021 में फर्टिलिटी रेट गिरकर 2.36% तक पहुंच गई है, और ये सबसे बड़ी गिरावट है। हिंदुओं में 1993 में फर्टिलिटी रेट 3.3% थी, जो अब घटकर 1.94% तक पहुंच गई है। हिंदुओं की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है मुसलमानों की, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट जो है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों में हुई है। यानी इसका मतलब मुसलमानों में पिछले 30 साल में बच्चे पैदा कम हुए हैं। 46.5% की मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट हुई है, जबकि नेशनल लेवल पर हमारे पास 41% है। हिंदुओं की प्रजनन दर 41.2% है, और मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट में गिरावट 46% है। 1951 से लेकर 2011 के बीच 66 करोड़ आबादी हिंदुओं की बढ़ी है देश में, और मुसलमानों की इसी दौरान ये आबादी बढ़ी है 13 करोड़। जो पहले 4 करोड़ के करीबन थी वो अब 17 करोड़ हो गई है। असंतुलन ये शब्द जीवन का हिस्सा बन गया है। कहीं सत्ता का असंतुलन है तो कहीं नौकरी का, कहीं कमाई का। आज बात की जा रही है जनसंख्या असंतुलन की, जिसका शिगुफा फिर से छोड़ दिया गया है। भले ही आंकड़े कुछ भी कहें, राजनीति आंकड़ों पर नहीं बल्कि जुबा पर यानी परसेप्शन पर चलती है। सो बस बोल दो, फिर जो होगा देखा जाइएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर भारत में जनसंख्या नए कीर्तिमान छू रही है। माना जा रहा है कि 2030 तक यानी 2030 तक
भारत विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। इस पर लगातार चिंता जाहिर की जाती गई। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। भारत में आबादी की बढ़ोतरी को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी वजह से आबादी बढ़ रही है। लेकिन ये बात तथ्यों के आधार पर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जिस समुदाय की सबसे ज्यादा घटी है पिछले एक दशक में, वो है मुस्लिम समुदाय। इसीलिए तो शायद मोहन भागवत ने भले ही अपने भाषण में जनसंख्या नीति का जिक्र किया हो, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून का नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार इस सवाल से हमेशा दूरी बनाती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भले ही केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा हो कि सरकार इस पर कानून लाने की कोई नियत नहीं रखती है, फिर भी संघ प्रमुख के बार बार ऐसे बोल हर देशवासी के मन में सवाल पैदा कर रहे हैं, जिनका वो जवाब चाहता है। मसलन, क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी? जनसंख्या मुद्दा है या फिर राजनीतिक एजेंडा है? और क्या बढ़ती जनसंख्या के लिए सिर्फ एक वर्ग जिम्मेदार है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं लेखक तारिक फतेह साहब, दूसरा एक किताब लेखक हैं डॉक्टर रश्मि जी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब और IGNOU के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर SM अब्दुल समद इब्राहिम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असगर खान साहब, आपके साथ बात को शुरू करना चाहता हूँ मैं। आबादी के कुछ फिगर्स हमने दिखाए हैं, कुछ आप उसको बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। संघ प्रमुख का बयान आया है, इन सब का क्या मायने हैं? देखिए, वैसे तो संघ के बयान पे हमें कोई बहुत एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई जो भी हो वो सबके साथ बराबर हो जी। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे थोड़ा एतराज़ है या दखल देने को जी चाहता है जी। कि जैसे आपको कहना है कि भाई जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतना बोझ बढ़ता है, ये एक जुमला इस्तेमाल किया गया जी। अपना अपना मानना है, जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतनी ही तरक्की बढ़ती है, उतना काम बढ़ता है, उतने सिलसिले बढ़ते हैं, मुल्क की तरक्की बढ़ेगी जी। ये हमारी अपनी सोच है। एक चीज़ ज़रूर है कि हम इसको जोड़ देते हैं मुसलमान और हिंदू से जी। ये बड़ी एक अजीब बात है। भाई, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान और हिंदू नहीं है जी, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है, आप उनको मुसलमान और हिंदू कहकर ना पुकारें तो अच्छा है, हिंदुस्तानी कहकर पुकारें। एक चीज़ और है कि सिर्फ मुसलमान और हिंदू के बीच ही हम सिर्फ बात क्यों करते रह जाते हैं? अगर इसकी बात करें तो अभी अगर कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो क्रिश्चियन की बात नहीं करी, सिख की बात नहीं करी, जैन की और बुद्ध की बात नहीं करी, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच बात होती है। इससे देखिए, मेरा अपना कहना है कि हम जो बातें भी करें कुछ उसमें ये सोच कर चलें कि इसके पीछे मुल्क की तरक्की कहीं ना कहीं छुपी है और हम उन अल्फाजों को उसी तरीके से पेश करें। एक बहुत जिम्मेदार इंसान ने चूँकि इस बात पे जिक्र किया है, मोहन भागवत साहब ने किया है, हम उनकी इज्जत करते हैं और उन्होंने तो बहुत जिम्मेदार हैं। चूँकि ऐसा कोई इंसान अगर कोई अपने अल्फाज मुझसे निकालता है तो हर शख्स उस पर गौर करता है, क्योंकि वो एक मॉडल की शक्ल में होता है। अब अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के इनके दो मंत्रियों ने, परवीन साहब ने अलग स्टेटमेंट दिया, पटेल साहब ने अलग स्टेटमेंट दिया, दोनों कैबिनेट में हैं। और परवीन साहब जो कि खुद इस शोबे के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई फैमिली प्लानिंग की तो बात हो रही है, लेकिन ये कि वो सब वॉलंटरी है। तो समझ में ये नहीं आता कि भाई पहले तो खुद ही फैसला करें कि हमें कहना क्या है, हमें करना क्या है। मगर अगर हम इस पे प्रतिबंध लगाते हैं कि साहब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम तो ये समझते हैं कि चीन में जनसंख्या सबसे ज़्यादा तरक्की भी है, ठीक है, काम करते हैं, मुल्क को आगे लेके गए मुल्क।
पूरी दुनिया के नक्शे में अगर कोई तरक्की याफ्ता सबसे ज़्यादा मुल्क है तो वो चीन इस वक्त नजर आता है। जी। हर जगह उनकी बिजनेस है, हर जगह उनके सामान है, कहीं पे भी। ठीक है। वजह क्या है? उनकी बढ़ी हुई वहाँ की जनसंख्या है। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है। विनोद जी, असगर खान साहब कह रहे हैं कि एक तो आबादी या किसी भी मुद्दे को हिंदू मुसलमान की बजाय हिंदुस्तानी के तौर पर देखें। आबादी बढ़ रही है तो हिंदुस्तानी की बढ़ रही है, उसका नुकसान, उसका फ़ायदा हिंदुस्तानी को हो रहा है। लेकिन हम अक्सर एक मजहब, एक रिलीजन के चश्मे से इसको देखते हैं। जो संघ प्रमुख ने जिस तरह से बयान दिया, उसको आप किस तरह से समझते हैं, किस तरह से आप उसको एनालाइज करते हैं? ये देखिए, इतनी सरसंघ चालक जी के बयान को एनालाइज करने की सामर्थ्य और शक्ति तो मेरे अंदर नहीं है जी, और न ही मैं उस पर कमेंट कर सकता। जी। लेकिन हाँ, ये है कि जनसंख्या की जो समस्या है बड़ी भीषण, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के जो देश हैं वो हर एक देश जो है ना, अधिकांश देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आबादी और संसाधन दोनों के बीच में एक संतुलन आपको बनाना है। और ये एक और बात ये है, जब आबादी भी मान लो संतुलित थी और संसाधन भी संतुलित थे मान लो, तो उस समय भी जो है ना देश का बंटवारा क्यों हुआ? आखिरकार ये जो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, देखने में बात, कहने में बात बहुत अच्छी लगती है जी, लेकिन वास्तविकता इस बात की है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ जी, वो इसी जनसंख्या के आधार पर हुआ था। वो जो जनसांख्यिकी असंतुलन के कारण हुआ था। आप देखिए कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची में क्या संपन्न हिंदू नहीं थे क्या? जी। उनके पास क्या सब कुछ शोहरत की कमी थी या दौलत की कमी थी या कुछ वैभव की कमी थी? जी। लेकिन रातों रात वो एक जिन्नावादी सोच ने और जो इस्लामिक आक्रांताओं ने, एक इस्लामिक सोच ने उनको वहां से भागने को मजबूर कर दिया और बल्कि ये यहाँ तक आ गया कि बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ। जी। आप देखिए कि वो विभत्स कांड जिसमें लाखों हिंदू मरे थे, ये कोई भुला नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियां जब भारत का विभाजन हो गया तो लगा यार कि चलो कोई बात नहीं, मुसलमानों को अलग देश मिल गया और हिंदुओं को अलग देश मिल गया तो टंटा खत्म हो गया। लेकिन नहीं, वो टंटा नहीं टूटा। विजय जी, हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर से हिंदुओं के एक एक करके चुन करके मारा गया, भगाया गया, धर्मांतरित किया गया, उनकी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। और ऐसे ही परिस्थितियां जो है ना देश के लगभग 20 अपने जिलों में विभत्स हो रही हैं जी। लेकिन विनोद जी, बंसल साहब, राज्य जो है, 8 राज्यों का जिक्र हमने कर दिया जी, हमने जिक्र किया है। लेकिन मैं दूसरी बात समझना चाहता हूँ छोटा सा, फिर सब लोगों के पास आएंगे, एक बार कमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। एक बात है परसेप्शन की और फैक्ट्स की। फैक्ट्स ये है कि पिछले 30 साल में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा गिरी है, 46%। देश का एवरेज है 41%, हिंदुओं का एवरेज है 41.2%। और आज हिंदू और मुसलमान की, यदि असगर साहब से माफ़ी चाहते हुए भी, क्योंकि सारा झगड़ा ही हम परसेप्शन पर चल रहे हैं, तो वो 2.1 है और वो 2.3 है, करीब करीब बराबर है। तो फिर ये बार बार कहना कि मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, ये तो बहुत गलत बात है ना, ये परसेप्शन गलत है। आंकड़े देखेंगे तो हिंदुस्तान के ओवरऑल जो ये सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े। मैंने नहीं कहा कि आपके आंकड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही सरकार के 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आप खुद ही पाएंगे कि जो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है भारत की वो है 17%। हाँ। और जो मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है वो 26% है। ये आंकड़े हैं। देखिए, ये आंकड़ों की बाजीगरी है जो आप कैसे ही कह लो, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश के अनेक हिस्से जो है मुस्लिम बहुल बनते जा रहे हैं और जहां वो हम जो कहते हैं कि जहां हिंदू घटा हुआ देश बटा, परिस्थितियां और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर देती हैं। ठीक है, इस पर आगे चर्चा के लिए मजबूर होना है। ठीक है जी, इस पर चर्चा करेंगे। तारिक फतेह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कनाडा से। तारिक फतेह साहब बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, लेखक हैं, दुनिया भर में उनकी विद्वता की चर्चे होते हैं। फतेह साहब, बात हो रही है आबादी की। असगर खान साहब ने कहा कि आबादी को या किसी मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे मत देखिए। बंसल साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जो चश्मा है वो फैक्ट्स पर है कि 26% जो है इजाफा हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप फ्रांस में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, हर जगह ये इशू है कि मुसलमान की पॉपुलेशन जो है या मुस्लिम घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, दे हैव बिगर फैमिलीज। परसेप्शन कम से कम यही है। स्टैटिस्टिक्स तो वन कैन स्विच अराउंड विद स्टैटिस्टिक्स नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द इशू इज। बात ये है कि ये कैसे हो गया कि फ्रांस से लेके, इंडिया में लेके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान के अंदर और चाइना के अंदर ये इशू बन गया। जी। जब तक मुसलमान
पॉपुलेशन का इशू नहीं है। मुसलमान जो है जब तक वो अपने मुंह से या अपनी सोच से नॉन मुस्लिम को घटिया नहीं समझेगा उस वक्त तक ये रहेगा। ये कुफार का लफ्ज जब तक हिंदुस्तान की वोकैबुलरी में 2 लफ्ज हटा दीजिए, सिस्टम खुद ही ठीक होगा। जिहाद और कुफर, काफिर, ये किसको कह रहे हैं हम का? कौन है जो जिसके जुम्मे के दिन हम कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे? ये कौन है? जब हिंदू आते हैं तो कहते हैं आपके बारे में थोड़ी कह रहे हैं सर, वो तो क्रिश्चियन, अंग्रेज। हनूद और यहूद का कंसेप्ट कहाँ पे आया? ये भी आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों की इजाद है कि दुश्मन जो है मुसलमान का वो हनूद और यहूद है, यानी हिंदू और यहूदी। एंड दिस इज टॉट टू अस फ्रॉम व्हेन वी वर चिल्ड्रन। मैं तो पाकिस्तान कराची का पैदा हुआ हूँ, हमारे माँ बाप बम्बई से आए, हमें हमारी अम्मा लाहौर की हैं जहाँ किसी को पता नहीं होता था कि कौन सा पड़ोसी सिख है और कौन वो है। वो कहती सबके साथ हम स्कूल जाते थे, आते थे। बंटवारे के बाद वी सडनली वोक अप कि ये हम लोग वी आर डिफरेंट पीपल। जब तक आप पैन इस्लामिज्म रखेंगे, इस्लाम विल बी अ प्रॉब्लम। जब आप कहेंगे कि हम पहले हिंदुस्तानी, कॉन्स्टिट्यूशन है, मुसलमान होना हमारा राइट है और हम मुस्लिम हैं, लेकिन अगर आपको पैन इस्लामिज्म की बीमारी हुई जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है, जो जमात इस्लामी की है, जिसका थोड़ा बहुत जमीयत उलमा हिंद ने भी किया है, जो आप सोचिए कि तबलीगी जमात को सऊदी अरेबिया बैन कर रहा जी। तो ये क्या हो रहा है कि एक सेगमेंट ऑफ मुस्लिम्स इज बिकमिंग अ परसीव्ड थ्रेट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये 9/11 कुछ बीजेपी के या आरएसएस के लोगों ने नहीं किया जी। ये पाकिस्तान में खालिद शेख मोहम्मद आदमी था, ये मुसलमान था, उसामा बिन लादेन, जिसने 3-4 हजार आदमी मार दिए। अब भी डर के मारे अमेरिका के अंदर 9/11 ऑब्जर्व नहीं होता जी। वो पर्ल हार्बर की बात कर लेंगे, लेकिन इस पे आप सोचिए उनकी हर वक्त चौकन्ना रहते हैं। हर कनाडा के हर हाई स्कूल के अंदर एवरी कैफेटेरिया हैज बिकम अ मॉस्क जी। वहाँ नमाज चल रही, कौन? मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसका इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक है जी। जब आप इस्लाम की एक ऐसी सूरत प्रेजेंट करेंगे जी, जिसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की बात ना हो, जिसके अंदर दारा शिखों की बात ना हो, जिसके अंदर वो लोग ना हो जो शाह लतीफ हैं या बुल्ले शाह हैं, वो मुसलमान खत्म हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना टाइप का आदमी आ गया और उसने इस्लामिज्म ऐसा किया कि इजिप्ट से लेके अब यमन में 5 लाख मुसलमान मरे तो क्या हिंदुओं ने मारे जी? या सीरिया के अंदर 500,000 मर गए मुसलमान, शिया सुन्नी एक दूसरे को मार के, क्या हिंदुओं ने इमाम हुसैन की गर्दन काटी थी? ये जब तक मुसलमान ये नहीं देखेगा कि वी आर समवेयर, वी हैव अ रिलीजन, बट इन आवर प्रैक्टिसेस वी आर मेकिंग अ मेजर मिस्टेक इन ह्यूमन सिविलाइजेशन जी। आपके पास आता हूं, हमें लिखने पे कोई हमें याद करे, हमारे कत्ल करने पे कैसे याद कर रहा है कोई जी? डॉक्टर इब्राहिम, ये मेरी जी, मैं फतेह साहब के पास फिर आऊँगा। डॉक्टर इब्राहिम, तारिक फतेह साहब ने जिस तरह से एनालाइज किया, आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं? फिर मैं डॉक्टर रश्मि जी के पास आना चाहता जी 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 नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि क्या कहें, असल में हो ये रहा है कि मतलब हम मतलब नॉन इश्यूज़ को, या जो कि इश्यूज़ बिल्कुल मतलब हमारे नहीं हैं, हम उनको उजागर करके अपनी जीत को हार में क्यों बदलना चाहते हैं? मतलब मैं कहूँगा वसीम रिजवी जी हुए हमारे यहाँ, मतलब वो तारिक फतेह साहब तो खैर एक इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी बेटर यूटिलाइजेशन हो सकती थी, उसके ऊपर तो हम एक सीरीज़ बना सकते हैं। देखिए कि तारिक फतेह अली साहब को किस तरह से अब्यूज़ किया गया और यूज़ किया गया, और उनका किस तरह से ब्रेन वॉश करके उनको बेचारों को मतलब उनका मतलब एक लल्लन टॉप बना दिया गया। मतलब वो तो बहुत बड़ी एसेट है मतलब हमारे लिए, उस पर तो लेकिन मैं कहूँ एक सीरीज बन सकती है, वो तो एक अलग बात है। पॉइंट ये है कि क्या ये इश्यूज हैं, मतलब काफिर एक इशू है क्या, ये कि क्या के जी जी जिहाद नहीं है क्या ये काफिर एक इशू है, या ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब ये कोई इशू, मतलब हिंदू मुसलमानों में तो ये कोई इशू, ये जिहाद कोई इशू है, मतलब ये इंडिया में कोई इशू है, इसको कौन इशू बना रहा है? मतलब मैं तो किसी बच्चे हम बात करता हूँ तो हमारे भुखमरी तो इशू जरूर है, नॉन एम्प्लॉयमेंट तो इशू जरूर है, और ये कि क्या मतलब ये जिहाद का इशू और ये काफिर का इशू, ये कहाँ से, मतलब इसको
ट्रू रिलीजन को तो छोड़िए, लेकिन स्यूडो रिलीजन को ओपियम ऑफ द मासेस कहा गया। इसीलिए कहा गया क्योंकि यही ओपियम खिलाया जाता है जब समाज जो है उसको हम अटेंड नहीं करना चाहते। अब असल में इस वक्त पॉपुलेशन का इशू डिस्कस होना चाहिए था, पॉपुलेशन का इशू भी क्यों डिस्कस होना चाहिए था, उसके पीछे जाते, और कहाँ हम बैठ के एक मरे घोड़े को मारे जा रहे हैं और अपनी हसरतें और अपनी हसदें निकाल के अपना टूटा हुआ चश्मा लगाकर हम इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और दुनिया में आग लगाना चाहते हैं। मतलब यही एक एजेंडा रह गया। मतलब विश्व हिंदू परिषद से जुदा करके वो इस वक्त अगर आरएसएस के साथ और मोदी जी के साथ देश को बनाने में लगती और सब मिलके अगर देश को बनाना चाहते, उन्होंने कहा था 10 साल के लिए इस झगड़े को छोड़ दें। मौलाना आज़ाद ने भी कहा था कि अगर 10 साल के लिए हम झगड़ा छोड़ दें तो पाकिस्तान भी नहीं बनेगा। ये 10 साल तो क्या 10 मिनट भी नहीं गुजरने देते कि इन चीजों को लाके और फिर बर्बाद करते हैं और कुछ बनाने का काम न कर सकते हैं। विनोद जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार डॉक्टर रश्मि जी का दो, दुनिया हमें देख रही है, हम अपने देश को बनाए, पॉपुलेशन के बारे में मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। जी ठीक है, आप बोलिएगा। डॉक्टर रश्मि, आपका इसलिए भी महत्वपूर्ण है आपकी बात क्योंकि आपने वाजपेयी जी पे किताब लिखी है और बार बार हिंदुस्तान में वाजपेयी जी और मौजूदा सरकार को कंपैरिजन किया जाता है। यदि मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों के नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे कंपेयर करती हैं, कंपैरेटिव करती हैं? नहीं, देखिए, अटल जी हैं या अभी वर्तमान समय है, हम हमेशा एक उन्नत राष्ट्र की बात करते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की बात करते हैं जो विकास की गति में पूरे विश्व के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम आज जब जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो वही अटल जी भी कहते थे, वही आज भी हो रहा है। ये जागरूकता अभियान चलना चाहिए। अब जैसे जो एक नीति लाने की बात हो रही है कि वाकई में सभी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है, सभी को अच्छा भोजन मिले, पानी मिले, घर मिले, बिजली मिले, शिक्षा मिले, जीवन का एक अच्छा आधार मिले। लेकिन ये तभी संभव होगा जब एक संतुलन होगा। अगर परिवार में बच्चे 4 हैं तो हम खुद समझ सकते हैं, इसको बहुत छोटे तौर पे समझ सकते हैं कि अगर परिवार में बच्चे 4 हैं तो वो जो संसाधन है वो कैसे बट जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे 2 हैं तो उनकी एक अच्छी परवरिश हो सकती है। बिल्कुल इसी को थोड़े वृहद रूप में भी देखें, यही देश के साथ भी होता है। अगर देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हम देश के संसाधनों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। हमारा जो युवा है वो अपने कैलेबर को आगे लाएगा, जो हमारे बच्चे हैं अच्छी शिक्षा पा सकेंगे, जो हमारे वृद्ध हैं उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह मिलेंगी, तो एक उन्नत राष्ट्र बनेगा। यही अटल जी भी चाहते थे, यही अभी भी हो रहा है। ठीक है, बंसल साहब, नियंत्रण तो हर सरकार चाहती है। जी, हर सरकार चाहती है। बंसल साहब, जो बात आज आबादी की कर रहे हैं, इब्राहिम साहब ने भी कहा कि आबादी पर चर्चा कर ले। आबादी को लेकर बड़ा इशू हुआ सारा, फतेह साहब ने अलग तरीके से उसको एनालाइज किया पूरे परसेप्शन को। लेकिन छोटा सा जवाब चाहता हूँ, फिर ब्रेक पर चलेंगे फतेह साहब से का एक कमेंट लेकर कि आबादी को यदि हम चर्चा कर रहे हैं और बार बार असंतुलन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या असंतुलन की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्स तो यही है ना कि आपके यहाँ पर मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट गिरी है सबसे ज़्यादा और हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट भी कम हुई है। दोनों की फर्टिलिटी रेट कम हुई है लेकिन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा गिरी है। तो बार बार उनको इस पर निशाने पर लेना का बात कहाँ से आती है? ये बताइए कि अगर फर्टिलिटी रेट गिर गई तो आखिरकार ये देश के इतने राज्य हैं, उनमें हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गया? नंबर 1। नंबर 2, देश के कितने सारे जिले और मुस्लिम बाहुल्य कैसे हो गए? आप मुझे बताइए कि जो देश के अंदर जिस तरह से अवैध धर्मांतरण हो रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए अनवरत रूप से देश की सीमा में धड़ल्ले से चले आ रहे हैं, वो कैसे हो गए? आपकी सरकार है सर? देखिए, नहीं, सरकार तो आपकी भी है, वो सबकी है। मुझे लगता है अगर मानते हैं तो सबकी सरकार है, मेरी अकेले की सरकार नहीं है। लेकिन बात गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए, जिस मुद्दे पर आपने डिबेट कराई है उस मुद्दे पर इब्राहिम साहब भागते हुए नजर आए। उन्होंने बाकी सब बातें करी लेकिन जनसंख्या पर बात नहीं करी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो समान जनसंख्या नीति, समान नागरिक संहिता, समान जो कानून है देश का, वो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इस पर इनको क्यों दिक्कत हो रही है? और ये हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला आखिरकार कब तक चलेगा? महिलाओं को जो दोहन की वस्तु जो समझते हैं, फॉर्मूला चल ही नहीं रहा, कब तक चलेगा? ये फॉर्मूला कहाँ चल रहा है? हम 5 और 25 का, आप फैक्ट्स तो देखा कीजिए। है ना जी, फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, नहीं है फैक्ट है ना। तो ये फिर जनसंख्या नीति पर क्यों? हाँ, तो आप इसको दोबारा से स्टडी कीजिए बंसल साहब। मैं कहना चाहता हूं कि इनसे पूछिएगा, इन दोनों से, कि आखिरकार अगर समान जनसंख्या नीति बनती है, जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून बनता है संपूर्ण देश के लिए,
तो इनको तकलीफ क्यों होती है? हाँ, सबसे पहले तकलीफ इनको क्यों होती है? ये सवाल ठीक ये है बताइए मुझे। ये समान जनसंख्या नीति की बात करें, समान नागरिक संहिता की बात करें, समान धर्मस्थल संहिता की बात करें, या ये जो इसमें संस्कृति को बचाने की बात करता है। आप मुझे बताइए, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, 3 तलाक को रोकने की बात करते हैं, हलाला पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो आखिरकार इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? ठीक है, इनको बताना पड़ेगा आखिरकार इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। ये आपके सवाल ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। फतेह साहब, ब्रेक पर जाना, लेकिन छोटा सा कमेंट मैं आपका चाहता हूं इस पूरे डिबेट पर कि क्या आबादी का जो इशू है। जी विजय भाई, मैं समझता हूँ पॉपुलेशन, ये किसी ने कहा यहाँ कि चाइना सबसे ज्यादा एडवांस सोसाइटी है और सबसे ज्यादा बर्थ रेट वहाँ है। मैं आपको बता दूं कि चाइना में 20 साल तक 1 चाइल्ड पॉलिसी थी जी, 20 ईयर। तो कुछ फैक्ट्स को हम चेंज ना कर दें। चाइना इज वो भी देख लें जी, और इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। चाइना के अंदर अगर एक आदमी कहता है सब लेट जाओ तो उनको लेटना पड़ता जी। ठीक है, 10-50 साल में एक शख्स बैंक के सामने खड़ा होता है तो हिल जाती दुनिया, लेकिन इट्स अ डिक्टेटरशिप एंड उसमें 10 लाख तो मुसलमान अरेस्ट हुए हैं कंसंट्रेशन कैंप्स में जी। उस पर किसी की आवाज नहीं निकलती। आप सोचिए तो सही कि वो एक्सेप्टेबल कैसे है हमें। जी जी ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है? आप अपनी राय हमें ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत गंभीर बहस है और विद्वत पैनल है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हम तो तुरंत लौट कर आते हैं साहब। नीति बने वो सब पर समान रूप से लागू हो। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या पर। जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको लेकर और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान हमारा विद्वत पैनल जुड़ा हुआ है। तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असगर खान साहब जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर रश्मि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर खान साहब, दुनिया भर में ये बात हो रही है कि आबादी को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वो मजहब की बात नहीं है, वो मुल्क की बात नहीं है। आबादी बढ़ने से नुकसान होता है। आप हैं जो आबादी बढ़ने को लेकर लॉजिक दे रहे हैं, क्या है ये लॉजिक आपका? देखिए साहब, किसी मुल्क में भी अगर आबादी भी बढ़ती है तो जाहिर बात है तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। आप ये कहते हैं, जैसे हम अपने मुल्क को ले लें, किस चीज़ की कमी है? अगर आबादी बढ़ेगी तो अनाज कम पड़ जाएगा। इतनी ज़मीन है हमारे मुल्क में कि हम उसको पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। अगर आबादी बढ़ेगी तो सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, मुल्क की तरक्की बढ़ेगी। हम इसको एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सच कहा भी किसी ने पहल पे कि ये मुद्दा है ही नहीं। ये तो सिर्फ सियासी मुद्दे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। अगर ये सियासी मुद्दा नहीं होता और इसको उछाला जाता तो भी इस शक्ल में होता कि भाई इसका संतुलन बिगड़ रहा है आबादी का, लेकिन उसको भी पेश किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान की कैटेगरी में जी। अभी जैसे बंसल साहब भी कह रहे थे कि साहब मुसलमानों की बढ़ी है, मुसलमान स्टेट में 8 स्टेट में ज़्यादा कैसे हो गए। मैं एक सवाल करता हूँ, भाई आप मुसलमानों को क्या समझते हो? अपना भाई, अपना दोस्त, इस मुल्क का बाशिंदा समझते हो या नहीं? इस बात का पहले फैसला होना चाहिए जी। अगर आप इस मुल्क का बाशिंदा नहीं समझते, अपना भाई और अपना दोस्त नहीं समझते, तो फिर ठीक है, फिर कुछ ऐसी तजवीज़ निकालें कि सब कुछ अलग हो जाए। ठीक है भाई, ये मुल्क बना था। हम तो एक बात और कहते हैं विजय भाई जी, मैं अपनी आवाज की बुलंदी से कहता हूं कि ये लोग इत्तेफाक से हिंदुस्तानी हैं और हम इंतखाब से हिंदुस्तानी हैं। हमने इंतखाब किया था 1900 पता लग गया थे यहाँ पे, ठीक है, हिंदू थे, इनको यही रहना था। हमने हमने इंतखाब किया था कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, ये हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे बुजुर्गों का इसकी आजादी में बड़ा हिस्सा है। ठीक है, बंसल साहब के पास आता हूँ, लेकिन फतेह साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं। तारिक फतेह साहब, इसकी आजादी में बड़ा, इसकी खूबसूरती में आपको एक बात बता दूं जी, कि जो इस वक्त पाकिस्तान है ना, वहां किसी ने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। पंजाब में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, सिंध में कांग्रेस थी, फ्रंटियर में कांग्रेस थी और बलोचिस्तान आजाद था।
पाकिस्तान की मांग की थी यूपी, बिहार, भोपाल, मद्रास, मुंबई, ये क्यों नहीं मानते बात? और उसके बाद बंगाल जिसने पाकिस्तान बनाया था उसके प्राइम मिनिस्टर को, सोहरावर्दी को पाकिस्तान आने पे एंट्री बैन कर दी थी। जी आप कैसी क्यों तारीख को झूठ बोलते हैं? पाकिस्तान मूवमेंट थी सारी उर्दू बोलने वालों तारिक साहब, आप तो सारी बात मानते हैं। आप तो जिहाद की बात करते हैं। पहले जिहाद का मैंने तो बताइए आप। मैं तो ये कहता हूं, आप बार बार हमेशा जिहाद की बात करते हैं सिर्फ भड़काने के लिए। आप वहां पे कनाडा बैठ के यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं। जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद का मतलब तो बताइए। मैं कहता हूँ जिहादी आग लगाने वाले का हिंदुस्तान में कम है जो कनाडा से आएगा कोई। सबको जिहादी होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपसे, मैं जिहादी हूँ, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। मैं अपने मुल्क के लिए जिहादी। तारिक साहब को बोलने दीजिए। असगर साहब, असगर खान साहब, हम अपने मुल्क के लिए जिहादी। असगर खान साहब, फतेह साहब को भी बोलने दीजिए। आप नहीं, ये मिसगाइड कर रहे हैं फतेह साहब। अच्छा, एक बार उनकी बात होने दीजिए जी। फतेह साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाला गया। जिन्ना साहब कहां से थे? मुंबई से थे। अल्लाह बख्श शुमरो जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के सिंध में, उसको अलीगढ़ के लॉन्डो ने आके शूट करके गॉट डेड। आपके जो गौस जो थे बलूचिस्तान के, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। शेर खैरबख्श मरी विद कांग्रेस, अब्दुल समद अचकजई विद कांग्रेस। आपने यूपी, बिहार और उर्दू के सहारे से आपने कहा ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग उर्दू बोलते थे। आपने कराची में कब्जा करके आके कहा कि पाकिस्तान की जबान उर्दू है और सिंधी जबान पे पाबंदी। ये आप समझते हैं लोग भूल जाएंगे? आपने आके हर एक को फ्री में डिग्री दी कि साहब हिजरत करने में डिग्री घूम गई। 5 लोगों की कमेटी निजामुद्दीन साहब की जो आपको सर्टिफिकेट देती थी, आपको BA की डिग्री मिलती थी। ठीक है। यू prohibited the speaking of Sindhi in आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आप वहाँ चले गए, क्यों गए थे आप वहाँ से? अगर बिहार यूपी के लोग मांग कर रहे थे, आप तो बॉम्बे में थे, महाराष्ट्र से क्यों शिफ्ट हो गए? पाकिस्तान वही खून आपके रगों में बह रहा है। आप यहाँ से भाग के चले गए, मुस्लिम लीग को वोट दिया और उस मुल्क से भी प्यार नहीं करते, उसकी भी बेइज्जती करते हैं जिसकी रोटी हिंदुस्तानी हो। देखिए असगर साहब, ये कोई पर्सनल पड़े हुए उसकी बेइज्जती करते हैं। असगर साहब, ये में रहते हैं, इससे प्यार करते हैं। असगर खान साहब, ये पर्सनल कमेंट की जरूरत नहीं है। विनोद बंसल साहब, जो असगर खान साहब ने कही वो एक बात महत्वपूर्ण है। घर यहाँ बनाया, हम अपनी कब्र भी यही बनाएंगे। जी बंसल साहब, एक महत्वपूर्ण बात है। जी ठीक है बंसल साहब, एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। असगर खान साहब ने पूछा कि क्या आप हिंदू मुसलमान को भाई समझते हैं, इस देश का बाशिंदा समझते हैं? और दूसरी बात जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल पूछी थी RSS चीफ के बयान के बाद, कि जब आप बार बार असंतुलन की बात करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि DNA एक ही है, तो फिर असंतुलन किस बात का है? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ कि देखिए, जो गंधार था वो कंधार बन गया। अरे सर, वो पुरानी बातें हो गई, उसको सबने देख लिया। आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम, वो छोड़ दीजिए। और वो राजाओं की लड़ाई थी, उसको हिंदू और मुसलमानों से मत जोड़िए। आज की बात करें नहीं, आज आप विषय को दूसरे रास्ते में ले जा रहे हैं। आप अभी मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए कि आप DNA एक है तो जनसंख्या असंतुलन को कैसे देखते हैं, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए DNA एक है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं, इसमें कोई दरा नहीं है। DNA हमारा एक है, पूर्वज हमारे एक हैं, संस्कृति हमारी एक है, हमारी मान्यताएं सबकी एक थी। लेकिन जैसे ही ये इनका इस्लाम का आक्रमण हुआ, जैसे ही जो है इनके ऊपर जो है ना भारतीयता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की जो मन की चाहत शुरू हो गई, तो उसके बाद ये अपने पूर्वजों को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने इतिहास महापुरुष को भूल गए और गौरवशाली परंपराओं को भूल गए। भारत माता की जय करने पर, जय बोलने पर इनको आपत्ति होने लग गई, इनको वंदे मातरम पर आपत्ति होने लग गई। जिस वंदे मातरम के माध्यम से देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चला, संक्रांत हुआ, उस पर उनको आपत्ति होने लग गई। अब मुझे बताइए कि जिस प्रकार अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब आप मुझे बताइए कि कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? क्या जनसंख्या संतुलन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, केरल के अंदर से जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, या बंगाल के अंदर जो इस तरह से घुसपैठ बढ़ी है, उसके कारण हिंदुओं के ऊपर जो उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं, वो क्या जनसंख्या संतुलन के कारण नहीं है क्या? और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भारत सरकारों ने शुरू की थी, क्या जनसंख्या संतुलन के कारण नहीं थी क्या? आप मुझे बताइए कि देश के सीमांत क्षेत्र के अनेक जिले
जो मुस्लिम अधिसंख्या से पीड़ित हैं, वो वहां पर हिंदुओं का जीना दूभर नहीं है क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? जी ठीक है, आप मुझे बताइए कि इससे कब ठीक तक है, मुंह मोड़ोगे? बहुत सारे सवाल आपने किए डॉक्टर इब्राहिम। इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार क्या कर रही है? जी ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, आप कुछ जवाब दें। बोलिए ना आप मांग करिए कि ये गलत है। जी ठीक है डॉक्टर इब्राहिम। आपकी सरकार, आपकी तो पाकिस्तान की सरकार है ना, भारत की सरकार बंसल साहब, तो है नहीं। बंसल साहब, आप डॉक्टर इब्राहिम को जवाब दें। कांस्टेंट आप अलग कर रहे हैं, डीएनए आपका अलग, आज से आपका डीएनए अलग, हम सबका एक है। कोई सेंसिबल बात तो हो नहीं रही। देखिए प्रभु डॉक्टर इब्राहिम हो नहीं रही, प्रभु डॉक्टर इब्राहिम को भी बोलने और दीजिए। दोबारा गड़े मुद्दे उठाने का इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस वक्त बात इसकी हो रही है कि इस वक्त मैंडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला हुआ है। बंसल साहब आपने सारे सवाल, बंसल साहब डेमोक्रेसी है, जवाब ले लेंगे, आपने सवाल कर लिए सारे। डेमोक्रेसी के अंदर जी डॉक्टर इब्राहिम, इंडिया के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको सबसे ज्यादा मैंडेट मिला हुआ है मोदी जी को, बीजेपी पार्टी को, और उसके एक सबसे बड़े लीडर जो हैं उन्होंने कुछ कहा है। इस संदर्भ के अंदर अगर इस वक्त देखने की बात है, जो भी कंट्री से फिक्र करता है, देखिए दो लोग करते हैं। अब इतनी बेकार बातें की गई, तो मैं भी कुछ बातें कहूंगा जो कि जरा सा थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो सुनना पड़ेगा। देखिए वो एक सुलेमान की स्टोरी है कि क्या क्या उसके पास दो औरतें आई एक बच्चे को लेके कि ये बच्चा हमारा है, तो उसने कहा अच्छा इस बच्चे को काट दो, तो जो माँ थी उसने कहा कि ये इसको दे दो, तो सुलेमान समझ गया कि ये है माँ इसकी, जिसने कहा कि ये बच्चा दूसरे को दे दो, और जो कटवा रही है वो नहीं है। तो ये जो भी हमारे यहाँ भड़काऊ लोग हैं, ये सब वो हैं जो इसको कटवाना चाहते हैं। ये पहले भी कटी, इन्हीं की वजह से कटी, क्योंकि और तारिक फतेह साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो इतने लर्नड आदमी हैं, और वो जानते होंगे इस बात को कि हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मेरे ग्रैंडफादर बंसल साहब प्लीज, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप बोलिए, नहीं कर सकता। और आप बोलिएगा, जिक्र कर रहे हैं कि नॉर्थ में थी और यहाँ के लोगों में बंसल साहब मुसलमान ठीक है, आप बोलिएगा। बंसल साहब प्लीज आप बोलिएगा ना, एक बार उनको बोलिए। नहीं चाहते कि सही बात लोगों तक पहुंचे। अगर वो वहां बोलने लगे, देखो गरीब लोगों की बात करते, गरीब मुसलमानों की बात करते, तो वो किसी वक्त भी पार्टीशन के साथ नहीं थे। वो और उलेमा सारे जो थे वो हिंदुस्तान में गांधी जी के साथ शाना बशाना इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए हर मुसलमान तैयार था। सिर्फ अमीर लोगों की, उन अमीर राजाओं की साजिश कहा जाता। बंसल साहब ऐसे डिबेट नहीं करता मैं। अगेन वी आर गोइंग समवेयर एल्स। सवाल यह है कि क्या कहें, इस देश को मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। उस मैंडेट में मोदी जी ने यह कहा था कि क्या कहें, हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक रिच डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री की। आज हुआ ये है, आरएसएस भी क्वेश्चन कर रही है उसको कि हमारे यहाँ भुखमरी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अब उसके लिए कोई आंसर चाहिए, और वो किस गवर्नेंस के फेलियर से हुआ है इसको। ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर रश्मि आपके पास आना। बंसल साहब आता हूँ, डॉक्टर रश्मि आपसे समझना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन को लेकर हम हमेशा, डॉक्टर इब्राहिम ठीक है, रिच पॉपुलेशन जो है हमारी वो एक डिविडेंड है, वो इस वक्त ठीक है। डॉक्टर रश्मि आपसे समझना चाहता हूँ, पॉपुलेशन को लेकर हम हमेशा मजहब पर आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख बुद्ध जो भी है जिस पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा है महिला और पुरुष का आबादी को लेकर, लेकिन और महिलाएं जो हैं हमेशा इसको झेलती हैं। असल में मैं फैक्ट्स देख रहा था कि जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो कैंपेन है वो केवल महिलाओं के जिम्मे है, पुरुषों के जिम्मे नहीं है। तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती आबादी को लेकर कि किस तरह से जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, और ये हमेशा मजहब पर पहुंच जाती है। आपको लगता है कि महिलाएं जो इसकी विक्टिम है उनकी आवाज़ पर कभी बात नहीं होती? जी मैं यहाँ पे सबकी चर्चा सुन रही थी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बार बार मुद्दा पहुंचता है, इसका कारण ही यही है कि हमारे जो मुस्लिम समाज रहा उसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, तो वो हमेशा समाज में नोटिस में आया। अगर किसी और वर्ग की ऐसे बढ़ेगी तो वो भी नोटिस में आएगा, यही कारण है ये मुद्दा बन रहा है। जैसे आपने बताया कि अब उसमें काफी गिरावट आई है, उसके पीछे एकमात्र कारण है जागरूकता। लोगों में ये समझ आया कि हाँ भाई हमें अपने परिवार में रखना पड़ेगा, ज्यादा जनसंख्या से परिवार बहुत अच्छे से नहीं चलता है। अब भारत में जो ये तेजी से आबादी बढ़ रही है ये चिंता का विषय है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये आबादी का असंतुलन भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं, कि आज क्या हो रहा है
कि सिर्फ जन्म दर की वजह से आबादी नहीं बढ़ रही है। जन्म दर भी हमारी घटी है, लेकिन फिर भी आबादी है। क्यों? क्योंकि हमारी मृत्यु दर भी घटी है जी। तो इससे क्या हुआ है कि आज हमारा जो भारत है वो सबसे युवा देश कहलाता है, लेकिन ये जो दर घट रही है उससे आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमारे देश में सबसे ज्यादा वृद्ध होंगे। तो ये समझना है इस बात को, बहुत ये गहरे विषय है, इसे समझना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे संतुलन आ रहा है, ठीक है। अब आपने महिलाओं की बात की, बिल्कुल महिलाओं को इससे जोड़ा जाता है क्योंकि महिला ही है वो एक व्यक्तित्व जो एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रही है। पर क्या हमारी वो महिला जागरूक है? क्या वो महिला इस बात को समझ रही है कि क्या उसको अधिकार है? नहीं, वो भी परिवार के दायरे में है, उसे यहाँ उपयोग किया जाता है। तो महिलाओं को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है ऐसे में। तारिक फतेह साहब, छोटा कमेंट चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। तो हम सब इसी इलाके से हैं। बांग्लादेश की आबादी जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की आबादी का 60% जी। जब उनको आज़ादी मिली और उनके यहाँ खवातीन का यानी औरतों का रोल सोसाइटी में बढ़ा, यानी पाकिस्तान जब तक था औरत को तो कुछ चिंता नहीं, लेकिन जब मोतिया चौधरी और ये दूसरी जो अब हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये औरतें जिन्होंने मुक्ति वाहिनी में लड़ी, ये सामने आई। आप देखिए कि बांग्लादेश पॉपुलेशन इज नाउ लेस देन पाकिस्तान, और ये हालत होगी कि बांग्लादेश इज गिविंग एड टू पाकिस्तान। ये कैसे हो गया? औरतों को साइकिल चलाने की इजाजत मिल गई, औरतों को रिक्शे में दफ्तर जाने की इजाजत मिल गई, मौलवियों को लेके बंद कर दिया ये शेख मुजीब। और उसके बाद हालांकि ऐसा ने पूरी कोशिश की जनरल इरशाद को लाने की, सबकी, लेकिन जब भी जिस सोसाइटी ने औरत को ऊंचा मुकाम दिया, वो औरत कहती कि मेरा यही काम है कि मैं बच्चे जन्म दूं। अरे मर्दों को अगर बच्चा प्रेग्नेंट होना पड़ता ना, आपकी बहस नहीं होती जी। मेरी बहनें हैं, मेरी रिश्तेदार हैं, बेचारी 6 बच्चे, बिलीव में उनके करियर तबाह हो गए जी। माइक्रोबायोलॉजी की मास्टर्स की, हमें बच्चे पे बच्चा हुआ जा रहा, खत्म हो गया, प्रोफेसर खत्म जी। अब फिर क्या एंटर होंगी वो क्या फील्ड में? तो जहां बच्चे 2 ही अच्छे चला, बिलीव मी उन घरों के अंदर इत्मीनान है। बांग्लादेश से सीखें कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ाई अपनी, एंड जीडीपी बढ़ गई, औरतों की लिटरेसी रेट बढ़ गई, हैज शॉट अप, इंडिया से ज्यादा है। का क्या करोगे जी? बंसल साहब, जी बंसल साहब, छोटा सा सवाल जवाब चाहता हूं क्योंकि वक्त कम है। एक चीज सवाल स्पेसिफिक कि जनसंख्या नियंत्रण नीति जो आरएसएस चीफ साहब ने कहा, भागवत साहब ने, कि जनसंख्या नीति की जरूरत है, या आप समझते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? बहुत छोटा सा जवाब, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए, मैं कहता हूँ जनसंख्या एक समान जनसंख्या नीति की आवश्यकता है वास्तव में। उसमें नियंत्रण भी होगा, समायोजन भी होगा और समुचित उसका सदुपयोग भी होगा, और उस नीति के तहत सबको समान रूप से लागू करना है। ऐसा नहीं कि जैसे इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन अपनाया था, वो हिंदुओं पर तो अप्लाई हो गया, उनको तो काट के छोड़ दिया, लेकिन मुसलमानों ने नहीं अप्लाई किया। और आज तक जो कॉन्ट्रासेप्टिव का सबसे कम उपयोग कोई कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं को तो खेती समझता है। ये जो मानसिकता है जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये जनसंख्या नीति सही से काम भी नहीं करेगी। ठीक है, खान साहब, असगर खान साहब, छोटा सा जवाब। आप जनसंख्या नियंत्रण पर सपोर्ट करते हैं या जनसंख्या नीति पर? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसका एक लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल लिमिटेड महदूद करके रख दें। और जैसे, लेकिन मेरा पहला सवाल ही नहीं, पहली बात की जो अब ये भी फिर बंसल साहब ने दोहराई बार बार, अब जैसे बंसल साहब हैं या फतेह साहब ही इन्हीं बातों को दोहराते हैं। सब मुसलमान लफ्ज जब तक इनके जुमले में ना आ जाए, जब तक उनकी बात पूरी नहीं होती। तो मेरी पहली दरखास्त तो यही है कि इस तमाम चीजों को हिंदू मुसलमान के नजरिए से ना देखें, छोड़ के ना करें, मुल्क की तरक्की से करें, मुल्क की तरक्की से करें। ठीक है, हम कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे? बंसल साहब, समान नीति की बात साहब, मुसलमानों की बढ़ गई। मैं समान नागरिक जी, डॉक्टर इब्राहिम, लास्ट कमेंट आपका जी। बंसल साहब समान नीति की बात करें, डॉक्टर इब्राहिम लास्ट कमेंट आपका छोटा सा। जी 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 मैं ये कहूँगा कि क्या कहें, ये सबसे बहुत ही बड़ा इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर एक सीरियस डिबेट विद सीरियस पीपल होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ होनी चाहिए, न कि उन लोगों से जो कि मुद्दे और गलत बातें उछालें। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो जैसे कि उसी भाषण के अंदर यह जिक्र आया था, नियंत्रण वाले में बोस्निया का जिक्र आया था, कोसोवा का जिक्र आया था, तो क्या वहाँ जो वहाँ के बुचर ऑफ बोस्निया है
और जो वहां होटल इस्तेमाल हुआ था रेप के लिए, तो आज जो बीजेपी जो है वो रेप कैपिटल और रेप किंग बन गई है इंडिया की। तो क्या हम इस तरह से नियंत्रण लाएंगे? बंसल साहब समान नीति की बात कर रहे हैं, समान नीति को आप समर्थन कर रहे हैं? इस तरह से डिस्कस करेंगे इब्राहिम साहब समान नीति का समर्थन कर रहे और हैं, देश को ताकतवर बनाए ताकि हर बच्चा जो है कनाडा में जाके बैठ सके और उसके कोई बच्चा चलिए बहुत जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तारिक फतेह साहब आपका बहुत शुक्रिया, विनोद बंसल साहब, असगर खान साहब, डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर इब्राहिम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज के कार्यक्रम में इतना ही। इस पर चर्चा बेहद गंभीर है, मसला गंभीर है। आपने राजनेताओं की बात सुनी और हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अभी देखते हैं जनता का पोल क्या कहता है, जिसमें हमने सवाल पूछा था कि क्या बढ़ रहा है जनसंख्या का असंतुलन, तो उसमें 57% लोग मानते हैं कि हाँ जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है, और 43% इस बात के पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी। आज का शब्द है नीयत। नीयत अगर साफ हो, मंशा में ईमानदारी हो, रास्ता अगर स्पष्ट हो, तो फिर कुछ भी गलत नहीं, अनुचित नहीं, असत्य नहीं। बढ़ती आबादी एक कड़वी सच्चाई है, देश को पीछे धकेलने वाली, आगे बढ़ने से रोकने वाली। उस पर काबू पाना जरूरी है, उसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाना भी जरूरी है। सबके लिए एक नीति बने, एक कानून बने, ये भी जरूरी है, लेकिन सबके बहाने से एक निशाने पर ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जरूरी है कि नीयत साफ होनी चाहिए, और ये भी जरूरी है कि बेवजह किसी की नीयत पर शक ना किया जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।